So hello students, once again welcome back to Prakashan classes, and in this video we are going to continue with our chapter, that is chapter is residential status. This is going to be lecture number 2. Already first class में हम लोग ने residential status का जो introduction part था उसको हमने cover कर लिया था. आज इस chapter का lecture number 2 और हम लोग पहले last class में जो भी हमने topic study किया था उसको हम लोग पहले recall करेंगे, उसको पहले समझेंगे और फिर topic को आगे बढ़ाएंगे. तो एक बार quick revision कर लेते हैं. रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ता है? बेसिक कंडीशन. रेसिडेंशियल स्टेटस के हम लोग को चेक करना पड़ता है बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, जिसमें बेसिकली दो कंडीशन दिया हुआ है. कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करने पे कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट बन सकता है. पहला कंडीशन क्या बोलता है? ही और शी मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज. पहला कंडीशन 182 डेज का है. दूसरा कंडीशन बोलता है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 365 डेज. अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन या फिर दोनों ही कंडीशन कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाई कर दे तो वो गिवन प्रीवियस ईयर के लिए इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा. ये होता है जनरल कंडीशन. अब इसके कुछ एक्सेप्शंस क्या थे? एक्सेप्शंस में हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था. ये सारा चीज हमारे बुक्स में भी दिया हुआ है. कैटेगरी 1 या कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी. कैटेगरी ए में 2 एक्सेप्शंस थे. पहला एक्सेप्शन क्या था? कोई भी इंडियन सिटीजन अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए लीव्स इंडिया, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए जो सेकंड कंडीशन है वो नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा. तो उसके लिए सिर्फ रह जाएगा फर्स्ट कंडीशन. और दूसरा कंडीशन क्या था? अगेन कोई भी इंडियन सिटीजन एज अ क्रू मेंबर, इंडियन सिटीजन कॉमा क्रू मेंबर, जो की वर्ड्स है वो लिख के हम लोग थोड़ा रिवीजन कर ले रहे हैं. क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप लीव्स इंडिया, क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप लीव्स इंडिया, तो उसके लिए भी सेकंड कंडीशन नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा. कैटेगरी बी देखो क्या बोल रहा है. कैटेगरी बी बोलता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन comes to visit India, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन कम्स टू विजिट इंडिया, तो उस केस में हमको उनका टोटल इनकम चेक करना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, दैट इज इंडियन इनकम. इनका टोटल इनकम हम लोग चेक करेंगे. तो टोटल इनकम अगर मोर देन 15 lakhs है, इन दैट केस 60 डेज की जगह क्या हो जाएगा? 120 डेज. टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एफआई मतलब फॉरेन इनकम अगर मोर देन 15 lakhs है तब 60 डेज के प्रोविजन की जगह हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन मॉडिफाई हो जाएगा 120 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज. लेकिन अगर टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs है, इन दैट केस ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग एफआई दैट इज फॉरेन इनकम, इन दैट केस 60 डेज की जगह क्या हो जाएगा? 182 डेज. 182 डेज. तुम एक चीज देखो, अगर 182 डेज हो जाएगा तो फर्स्ट कंडीशन भी तो सेटिस्फाई हो गया. मतलब बाय डिफॉल्ट अगर कोई 182 डेज रह गया, टोटल इनकम लेस देन 15 लाख, वो ऑब्वियसली रेसिडेंट बन ही जाएगा. तब पीछे का 4 चेक करने का कोई जरूरत, 4 साल में 365 को चेक करने का जरूरत नहीं है. और कैटेगरी सी क्या था? कैटेगरी सी था डीम्ड रेसिडेंट के लिए. कैटेगरी सी था डीम्ड रेसिडेंट के लिए.
तो डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? सरकार कुछ लोगों को जबरदस्ती रेसिडेंट मान लेगा, भले वो इंडिया में रहे हैं या फिर नहीं रहे हैं। ठीक है, डीम्ड रेसिडेंट का देखो कॉन्सेप्ट क्या है। एक इंडियन सिटीजन having total income excluding foreign income more than 15 lakhs, जो बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, और बाय नेचर ऑफ स्टे वो किसी भी कंट्री में कुछ ऐसा दिन रहा है, उसका नंबर ऑफ डेज इन एनी कंट्री कुछ ऐसा रहा है कि वो किसी भी कंट्री का रेसिडेंट नहीं है, तो ऐसे लोग बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएंगे? डीम्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डीम्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और रेजिडेंट में ये कौन से रेजिडेंट कहलाएंगे? क्योंकि रेजिडेंट भी दो तरह का होता है, रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बट रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर में। तो ये था कल तक का क्लास का रिवीजन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 के साथ, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो मिस सॉल्टी वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 2 से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 2 जो है वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन। लिख रहे हैं मिस सॉल्टी एंड इंडियन सिटीजन, तो अपना अपना बुक में सबसे पहले हाईलाइट कर लो वर्ड इंडियन सिटीजन। मिस सॉल्टी एंड इंडियन सिटीजन, तो सबसे पहले हाईलाइट कर लेंगे वर्ड इंडियन सिटीजन। मतलब क्वेश्चन साफ साफ स्पेसिफाई कर दे रहा है कि मिस सॉल्टी इज एन इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, हाईलाइट करो वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला बार इंडिया छोड़ के गया। कितना तारीख को? 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 किस ईयर में फॉल करता है? ईयर 24-25। फॉर ज्वाइनिंग जॉब इन टोक्यो, हाईलाइट कर लो वर्ड फॉर ज्वाइनिंग जॉब इन टोक्यो को अंडरलाइन करके लिखो, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। फॉर ज्वाइनिंग जॉब इन टोक्यो वर्ड को हाईलाइट करके लिखो, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो देखो मिस सॉल्टी इज एन इंडियन सिटीजन हु इज लीविंग इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस आउटसाइड इंडिया। टोक्यो आउटसाइड इंडिया है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लेकर कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का सेकंड कंडीशन नॉन ऑपरेटिव हो जाता है, वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है, वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है। आगे पढ़ते हैं। शी केम टू इंडिया एंड on 11th January 2025 for only 170 days. She came to India on 11th January 2025 for only 170 days. अच्छा, डेज जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, एक चीज हम लोग को और याद रखना है, while calculating number of days of stay in India, हम लोग को डे ऑफ अराइवल भी लेना है एज वेल एज डे ऑफ डिपार्चर को भी काउंट करना है। डे ऑफ अराइवल मतलब जिस दिन वो अगला पर्सन इंडिया आया, डे ऑफ डिपार्चर मतलब जिस दिन हम लोग इंडिया छोड़ के गए। ठीक है, जिस दिन हम लोग इंडिया लीव करेंगे उस डेट को भी काउंट करना है, जिस दिन हम लोग इंडिया में अराइव कर रहे हैं उस डेट को भी काउंट करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। ठीक है, 11 जनवरी 2025 को शी केम टू इंडिया फॉर ओनली 170 डेज। डिटरमाइन अ रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, ये हमारा क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है कि हमारा जो सिलेबस का प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है? 2024-25। तो देखो प्रीवियस ईयर 2024-25 में वो इंडिया में कितना दिन था? तो अगर हम ध्यान से देखें, 1 अप्रैल को शी लेफ्ट इंडिया, 1 अप्रैल 2024 को शी लेफ्ट इंडिया एंड 1 अप्रैल 2024 मतलब वो इंडिया में ही थी, राइट, शी वाज इन इंडिया। तो वो डेट काउंट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024 लिखा हुआ है तो वो डे काउंट हो जाएगा। एंड शी रिटर्न टू इंडिया ऑन 11 जनवरी। तो बताओ जनवरी में होता है 31 डेज, 10th जनवरी तक वो इंडिया में नहीं थी। कैलकुलेटर निकाल लेना, कैलकुलेटर का यूज होगा। 31 डेज होता है जनवरी में, -10 कर दो। वाई -10? बिकॉज 10th जनवरी तक शी वॉज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। शी वॉज अवेलेबल इन इंडिया फ्रॉम 11th जनवरी ऑनवर्ड्स एंड अकॉर्डिंगली 31 -10। तो जनवरी में कितना दिन का स्टे रहा उसका? 21 डेज। February 2025 is not a leap year, है ना, February 2025 is not a leap year, तो accordingly February में +28 days
और मार्च का 31, मार्च का 31, क्लियर, और अप्रैल का पहले का 1। तो देखो फिर से बता रहे हैं, 1 अप्रैल को शी लेफ्ट इंडिया, मतलब शी वॉज इन इंडिया फॉर 1 डे इन अप्रैल 2024। जनवरी में, ये अप्रैल वाला है, अभी लिखना नहीं है, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर जनवरी 2025 में शी केम बैक टू इंडिया ऑन 11 जनवरी एंड स्टेड इन इंडिया देयर आफ्टर फॉर अनदर कंटिन्यूअस 170 डेज। इट मींस कि जनवरी में होता है 31 डेज, 10 जनवरी तक वो इंडिया में नहीं थी, तो 31 माइनस 10, वो जनवरी में कितना दिन थी इंडिया में? 21 डेज, ठीक है। फिर फरवरी में कितना डेज होता है? 28 डेज। और मार्च में कितना डेज होता है? 31। तो अगर इसका हम लोग टोटल करें तो 1 प्लस 21 22, 22 प्लस 28 दैट इज हाउ मच? 50, 50 प्लस 31 दैट इज 81 डेज। तो देखो, पहले वर्बली डिस्कस करेंगे, फिर कैसे लिखना है वो सब समझेंगे। Miss Sholty is an Indian citizen. She is leaving India for employment purpose. She is going to outside India for employment purpose, and accordingly, second basic condition will not be operational. तो उसको बस first basic condition satisfy करना था. That is, she must have stayed in India for at least 182 days. तभी वो resident बन पाती. बट प्रीवियस ईयर का उसका स्टे कितना था इंडिया में? ओनली 81 डेज। देयरफॉर सेकंड कंडीशन नॉन ऑपरेटिव था, फर्स्ट कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो आंसर क्या होगा? शी इज अ नॉन रेसिडेंट एज शी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। तो हमको ये सारा बात एग्जाम में या फिर सोल्यूशन में सजा के लिखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इलस्ट्रेशन 2। सिंस मिस सॉल्टी कॉमा एन इंडियन सिटीजन, एन इंडियन सिटीजन, एन इंडियन सिटीजन leaves India, comma, leaves India for the purpose, for the purpose of employment, for the purpose of employment outside India, comma, therefore basic condition, basic कंडीशन। अब देखो बेसिक कंडीशन का सेक्शन नंबर कैसे याद रखेंगे? बुक में आ जाओ, बुक में जहां पे कंडीशंस लिखा हुआ है ना, चैप्टर का सेकंड पेज में, ठीक है, जहां पे कंडीशंस लिखा हुआ है वहां पे अकॉर्डिंगली उसका सेक्शन नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। जैसे देखो, बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए, देखो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए, ये बताता है 182 डेज के बारे में, राइट। एंड बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन बी, ये बताता है सेकंड कंडीशन के बारे में, राइट। है कि नहीं? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए फर्स्ट कंडीशन समझाता है, एंड सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन बी सेकंड कंडीशन समझाता है। तो उसमें कौन सा कंडीशन उसके लिए ऑपरेशनल नहीं रहेगा? सेकंड कंडीशन। क्लियर? बुक में दिखा दिए कहां पे है। देयरफॉर बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी will
be non-operative, will be non-operative. तो ये स्टेटमेंट लिख के हमने ये बताया कि सिंस मिस सॉल्टी हु इज एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट outside India, therefore basic condition under section 6 subsection 1 subsection B will be non-operative, right? Clear? तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन B तो नॉन ऑपरेटिव है, लेकिन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन A देखना पड़ेगा कि उसने सेटिस्फाई किया है कि नहीं। तो लिखो पैराग्राफ चेंज करके, कैलकुलेशन फॉर number of days stayed in India by Miss Salty during previous year 2024-25। तो ऐसे ना पूरा सजा के लिखना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स मिलेगा। अब देखो क्या करना है, पहले हम लोग वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, स्पेस बचेगा। एक मंथ का कॉलम बना लेंगे। मंथ कहां से शुरू होगा? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, ठीक है। और मंथ्स के नीचे लिख देंगे नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और अगर किसी का मान लो हॉरिजॉन्टली नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, वर्टिकली बना लो, या तो हॉरिजॉन्टली छोटा छोटा करके लिख लो या तो वर्टिकली बना लो। जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च एंड लास्ट में एक टोटल, ठीक है। हमने अप्रैल टू मार्च क्यों लिया? क्योंकि याद रखना इनकम टैक्स में हम लोग हमेशा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड इट विल एंड ऑन नेक्स्ट 31st मार्च। तो चेक करो क्वेश्चन, मिस सॉल्टी लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस ऑन कितना तारीख, एंड दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम, कितना तारीख को? 1st April 2024। तो याद रखना व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, डेज ऑफ अराइवल भी लेना है एज वेल एज डेज ऑफ डिपार्चर भी लेना है। तो 1 अप्रैल को शी इज लिविंग इंडिया, मतलब 1 अप्रैल को वो इंडिया में ही थी। अगर हम इंडिया में 5 मिनट भी काउंट हो जाएंगे ना, रह जाएंगे, तो भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत डिटेल लॉ है, उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली सिलेबस को खत्म करना है। तो अभी इतना ध्यान दे रहे हैं कि व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज इन इंडिया और स्टे इन इंडिया, डेज ऑफ अराइवल भी लेना है एज वेल एज डे ऑफ डिपार्चर भी लेना है। अच्छा, इन द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शी वाज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। क्या क्वेश्चन पढ़ के ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? देन शी रिटर्न बैक टू इंडिया ऑन 11th जनवरी, और जनवरी में होता है 31 डेज। तो 31 में 10th जनवरी तक शी वाज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। 11th जनवरी शी रिटर्न टू इंडिया, 11th जनवरी इज द डे ऑफ डिपार्चर की अराइवल, अराइवल शी केम बैक टू इंडिया, है ना, डे ऑफ अराइवल। तो 11th जनवरी को काउंट करना है, मतलब 10th तक काउंट नहीं करना है। तो 31 माइनस 10 इज, क्योंकि जनवरी में होता है 31 डेज, माइनस 10 डेज हटा देंगे तो जनवरी का 21 डेज, फरवरी का 28 डेज और मार्च का 31 डेज। क्योंकि देखो क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि वंस शी रिटर्न्ड ऑन 11th जनवरी शी स्टेड इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज? कंटिन्यूअस 170 डेज, राइट। तो टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 1 प्लस 21 प्लस 28, that is 21 plus 1 is 22 plus 28 50 plus 31 that is 81
1 days। तो यहां तक समझ में आ रहा है। अब पहला बात, उसके लिए सेकंड कंडीशन नॉन ऑपरेटिव, ये हमने अलग स्टेटमेंट में लिख के समझा दिया। फिर हमने स्टेटमेंट बनाया और प्रूव किया कि उसका नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे कितना था इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-25। अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए सपोर्टिव स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि उसने बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए फुलफिल नहीं किया, और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे कि उसके लिए नॉन ऑपरेटिव था सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ने फुलफिल नहीं किया, देयरफॉर शी विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-25 एंड असेसमेंट ईयर 2025-26। तो इतना लिखना पड़ेगा। तो लिखो पैराग्राफ चेंज, सिंस कॉमा मिस सॉल्टी stayed in India for 81 days, that is less than 182 days during the previous year 2024-25, during the previous year 2024-25, comma, therefore she could not fulfill the basic condition under section 6 subsection 1 subsection A, under section 6 subsection 1 subsection A। Since Ms. Salty stayed in India for 81 days, that is less than 182 days during the previous year 2024-25, therefore she could not fulfill the basic condition under section 6 subsection 1 subsection A, comma, hence she will be treated as non-resident of India for the previous year 2024-25, full stop। This completes the solution। बस एक करेक्शन हम लोग कर देंगे, ये जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बी हम लोग लिखे थे, ये सबसेक्शन सी होगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन को सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी बोलेंगे। दैट्स इट, ये सम्स हो गया कंप्लीट। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं बेसिक कंडीशन के ऊपर प्रॉब्लम करने के बाद अब हम लोग कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में बोथ, मतलब एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब एडिशनल कंडीशन क्यों एप्लीकेबल है, क्या होगा इससे? बेसिक कंडीशन क्या क्राइटेरिया फुलफिल करता था? इन ऑर्डर टू चेक वेदर एन इंडिविजुअल और अ पर्सन इज अ रेजिडेंट और
नॉन रेजिडेंट हम लोग क्या लगाते थे, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन रहता था, जिसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल करने पे कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट बन सकता है। ये जनरल कंडीशंस था। एडिशनल कंडीशन ये बताता है कि रेजिडेंट बनने के बाद कोई रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब हमारे जैसे लोग जो 12 महीने इंडिया में पड़े रहते हैं, आज तक कभी इंडिया के बाहर गए ही नहीं, ठीक है, हमारे जैसे लोग ROR, हम लोग क्या है, ROR है, रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। सरकार बोलता है रेजिडेंट तो हो, तुम आम नागरिक हो, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, ठीक है। और दूसरे जिनका बाहर देश विदेश से थोड़ा बहुत नाता होता है, आना जाना लगा रहता है किसी कारण से, उनको सरकार बोल रहे है तुम रेजिडेंट हो पर तुम नॉट एन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, और तुम आम रेजिडेंट नहीं हो। थोड़ा भेदभाव कर रहा है सरकार, लेकिन क्या करें। तो रेजिडेंट दो तरह का हो सकता है, रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जैसे हमारे जैसे लोग पूरा साल इंडिया में पड़े रहते हैं, कभी बाहर नहीं गए, ROR। और कुछ जो कभी बाहर आते जाते रहते हैं, रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 से हम लोग ये चेक करते हैं कि वेदर अ पर्सन इज रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दो कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन फुलफिल करने पे, याद रखना दो कंडीशन है, क्या है कंडीशन अभी देखते हैं। दोनों कंडीशन फुलफिल करने पे आंसर होगा रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल कर दिया तब आंसर होगा रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। दो में से अगर एक कंडीशन फुलफिल किया तो आंसर होगा रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। दो कंडीशन है, दोनों फुलफिल कर दिया, आंसर होगा रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दो कंडीशन में से एक फुलफिल किया, एक फुलफिल नहीं किया, आंसर होगा रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और खुद बताओ अगर दोनों ही कंडीशन फुलफिल ना करे तो आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर? नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। RNOR, वो रेजिडेंट बन चुका है, अब वो नॉन रेजिडेंट नहीं बन सकता। रोटी पक चुका है, वो कच्चा नहीं हो सकता। देखो रेजिडेंट बनेगा या नहीं बनेगा इसके लिए बेसिक कंडीशन लगा के हम चेक कर चुके हैं कि वो रेजिडेंट बन चुका है। पहले हम बेसिक कंडीशन लगाते हैं अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, जिससे हमको पता चलता है कि कोई रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अगर नॉन रेजिडेंट है तो कंप्यूटेशन वहीं पर रुक जाता है, लेकिन अगर वो गलती से रेजिडेंट बन जाता है तो हम लगाते हैं एडिशनल कंडीशन और फिर ये चेक करते हैं कि रेजिडेंट है कि, मतलब रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल कर देगा तो आंसर रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो आंसर रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो भी आंसर रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो मेजॉरिटी केस में बच्चे फंस जाते हैं, बोल देते हैं नॉन रेजिडेंट। नहीं, नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास देखो 3 ऑप्शन था, जब 2 निकल गया तो एक ही बचता था, तो उनके दिमाग में मन में जोर डालते हैं, आंसर निकालते हैं अपने अंदर से नॉन रेजिडेंट। मेरा सिर्फ एक ही काम है, गलत को निकाल के बाहर फेंकना है और सही को अंदर इनहेल करना है, ठीक है। तो एडिशनल कंडीशन से हम लोग को क्या पता चलेगा कि वेदर अ पर्सन who is already a resident, who is already a resident is what type of resident, resident as well as ordinary resident कि resident but not an ordinary resident। सर इतना भेदभाव क्यों, वो आगे चल के पता चलेगा, 1-2 क्लास बाद। सब चीज इस दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो भेदभाव करना जरूरी है। आओ भेदभाव क्यों बाद में देखते हैं, कैसे वो पहले देखते हैं। तो 2 कंडीशन है, पहला कंडीशन साथ साथ लिखो, ही और शी, यहां पे भी हम देखो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, किसी को बुरा नहीं होना चाहिए। ही और शी मस्ट बी रेजिडेंट। अच्छा, रेजिडेंट को नाम ब्रैकेट में आर लिख रहे हैं, ठीक है, कैपिटल आर। रेजिडेंट लिख के ब्रैकेट में कैपिटल आर लिख रहे हैं। ही और शी मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया
फॉर एटलीस्ट, दैट इज मिनिमम, कम से कम, फॉर एटलीस्ट 2 previous years, for at least 2 previous years, for at least 2 previous years out of 10 previous years, out of 10 previous years, immediately, immediately preceding, immediately preceding the relevant previous year, immediately preceding the relevant previous year। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। हमारा सिलेबस का रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? एग्जांपल कॉपी नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। हमारा सिलेबस का रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 2024-25। एंड 2024-25 में नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया एक इंडिविजुअल का था 197 डेज। तो पहले बताओ, क्या वो 2024-25 के लिए रेजिडेंट है? बिल्कुल राइट। तो हम यहां पे लिख रहे हैं रेजिडेंट ऑब्लिक नॉन रेजिडेंट। तो 2024-25 में वो रेजिडेंट है, ठीक है। अच्छा, 2024-25 को छोड़ के पीछे का 10 प्रीवियस ईयर देखना है। 2024-25 को छोड़ के पीछे का 10 प्रीवियस ईयर देखना है। तो जल्दी से बताओ, 2024-25 को छोड़ के पीछे का 10 प्रीवियस ईयर कौन कौन सा होगा? 2023-24 मान लेते हैं, वो 2023-24 में इंडिया में 26 डेज था। तो जल्दी बताओ, 2023-24 के लिए वो इंडिया का रेसिडेंट कि नॉन रेसिडेंट? 2023-24 के बाद 2022-23, इसमें मान लो वो 45 डेज था। तो 2022-23 के लिए वो इंडिया का रेसिडेंट कि नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट, ठीक है। 2021-22 इसमें वो इंडिया में 119 दिन था। तो जल्दी बताओ आंसर, रेसिडेंट कि नॉन रेसिडेंट? अभी नहीं बता सकते, इसके लिए हमको और डेटा चाहिए, क्योंकि देखो यहां पे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा है बट 182 डेज से कम है। तो अभी नहीं बता सकते, इसके लिए हमको और डेटा चाहिए। सपोज 2020-21 में 65 डेज, इसका भी हम अभी नहीं बता सकते। 2019-20 में, ये सब कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनना है ध्यान से, 173 डेज, इसका भी हम अभी नहीं बता सकते। 2018-19 में 199 डेज, इसका भी बता सकते हैं क्या? इसका तुरंत बता सकते हैं, रेसिडेंट। 18-19 के बाद, मतलब उसके पहले 17-18, कितना साल तक जाना है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 10 प्रीवियस ईयर। तो मान लो इसमें 221 डेज, क्या होगा इस ईयर के लिए? वो रेजिडेंट। अच्छा, इसका अब देख लेते हैं। देखो 2021-22 में मोर देन 60 डेज और 2021-22 को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में, क्या ये कुल मिला के 365 हो रहा है? हो रहा है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 119 दिन विच इज मोर देन 60 डेज, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 365 डेज हो रहा है। मतलब यहां पे क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। क्लियर? अब इसका देखते हैं, इसके लिए हमको और डेटा चाहिए। 2016-17 190 डेज, आंसर क्या होगा इस साल के लिए? रेजिडेंट। तो देखो 2020-21 में
he or she stayed in India for कितना days? 65 days, which is more than the minimum required 60 days. और 2020-21 को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के क्या 365 डेज रहा तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे भी वो रेजिडेंट है. क्लियर? और ऐसे तो डेटा चाहिए बट फिर भी तुम देख लो 19-20 में ही और शी स्टेड इन इंडिया फॉर 173 डेज विच इज मोर देन 60 डेज बट लेस देन 182 डेज. और पीछे का 4 प्रीवियस ईयर चेक करना है, लेकिन देखो यहीं पे मोर देन 365 हो गया ना, तो यहां पे भी वो क्या है? रेजिडेंट है. यहां तक बात समझ में आ रहा है? देखो कितना साल हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ है. ठीक है, 2 उधर भी लिख दे रहे हैं. 16-17 के बाद 15-16. लेट अस सपोज नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया इज 2 डेज. तो रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट. एंड लास्ट 2014-15 2014-15 90 डेज. ठीक है, या 90 डेज नहीं, चलो इसको 30 कर लेते हैं, बिकॉज हम 90 लिखते हैं तो हमको आगे का भी डेटा चाहिए होता. तो नॉन रेजिडेंट. अब देखो लॉ को समझो. सबसे पहला बात, 2024-25 को अलग इंक से क्यों लिखे? क्योंकि यही तो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है. रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में he or she stayed in India for 197 days. Therefore, he or she fulfills the first basic condition under section 6, subsection 1, and therefore he or she will be treated as resident of India for the previous year 2024-25, assessment year 2025-26. तो पहले तो हमको बेसिक कंडीशन लगाना होता है. बेसिक कंडीशन लगा के हम चेक करते हैं कि वेदर एन इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. तो बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 फुलफिल हो गया. तो 2024-25 के लिए देखो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 2024-25 के लिए रेजिडेंट है. अब ये लॉ क्या बोल रहा है? ही और शी मस्ट बी रेजिडेंट, होना ही पड़ेगा, ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट मिनिमम कितना ईयर्स? 2 previous years out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. मतलब relevant previous year 2024-25 को छोड़ के पीछे का 10 previous year में कोई भी 2 previous year में रेजिडेंट होना था. कोई भी 2, ऊपर में 1 नीचे 1, बीच में 1 नीचे 1, कहीं पे भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 को लेके कि छोड़ के पीछे का 10 प्रीवियस ईयर में कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में अगर रेजिडेंट है, एटलीस्ट कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में अगर रेजिडेंट है, 3 में है तो बहुत अच्छा है, 4 में और अच्छा है, बट एटलीस्ट कितना? 2 प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट होना पड़ेगा आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा. अब दूसरा कंडीशन लिखो. ही और शी मस्ट बी physically present in India for at least, that is minimum 730 days, for at least 730 days during 7 previous years, during 7 previous years immediately preceding the relevant previous year. Immediately preceding the relevant previous year. अब इसका मतलब क्या है कि सेकेंड कंडीशन, एडिशनल कंडीशन का सेकेंड कंडीशन ये बोल रहा है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अगेन 2024-25 को छोड़ के रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 के प्रीसीडिंग देखना है, मतलब पीछे देखना है. 2024-25 को छोड़ के पीछे का 7 प्रीवियस ईयर देखना है. रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 को छोड़ के पीछे का 7 प्रीवियस ईयर यहां तक आता है 1 2 3 4 5 6 7, 2023-24 से 17-18 तक.
रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 को लेके कि छोड़ के पीछे का 7 प्रीवियस ईयर्स में कुल मिला के क्या वो 730 डेज रहा? चेक करो तो कुल मिला के क्या वो 730 डेज रहा? 26 days plus 45 days plus 119 days plus 65 days plus 173 days plus 199 days plus 221 days, क्या वो कुल मिला के 730 डेज रहा? इसका मतलब उसने फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल कर दिया एज वेल एज सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल कर दिया एज वेल एज वो रेजिडेंट भी है। तो देखो इसमें पूरा चैप्टर का समरी है इस एग्जांपल में। ये छोटा सा एग्जांपल में हमने दोनों कंडीशन को एक साथ समराइज करके एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 में 197 डेज, दैट इज मोर देन 182 days, and therefore he or she satisfies the first basic condition under section 6 subsection 1 and hence treated as resident। ठीक है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 197 डेज था जो कि 182 दिन से ज्यादा था, इसलिए वो रेजिडेंट है। अब एडिशनल कंडीशन में क्या होता है ना, दोनों कंडीशन फुलफिल करने पे आंसर होगा रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दो में से अगर एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो आंसर होगा रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करने पे, दो कंडीशन फुलफिल किया तो आरओआर, एक कंडीशन फुलफिल किया तो आरएनओआर, और दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो भी आरएनओआर। एनआर मत लिख देना। क्लियर? रेजिडेंट बनने के बाद कोई नॉन रेजिडेंट नहीं बन सकता। एक बात बताओ, अगर हमारा आंसर नॉन रेजिडेंट आएगा तो क्या एडिशनल कंडीशन लगेगा? नहीं लगेगा। एडिशनल कंडीशन क्यों लगाते हैं? ताकि ये चेक कर सके कि वो रेजिडेंट किस टाइप का है, आरओआर है कि आरएनओआर है। अगर मेरा आंसर नॉन रेजिडेंट होगा जो कि लास्ट सम में आया था तो हम लोग सम्स को वहीं रोक देंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर गलती से हमारा आंसर रेजिडेंट आ गया तब तो मेरा सम्स और बड़ा हो जाएगा। हमको चेक करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का रेजिडेंट है, रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में दो कंडीशन है, दोनों फुलफिल कर दिया तो आरओआर, दोनों में से एक फुलफिल किया तो आरएनओआर, और अगर एक भी फुलफिल नहीं किया तो भी रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एज पर दिस एग्जांपल यहां पे आंसर क्या होगा? रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। क्लियर? सो आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे। होपफुली बेसिक कंडीशन अलॉन्ग विद एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 सबको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।